यदि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, यही तो माध्यम है ज्ञान हासिल करने का। ये मन भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि इसमें आपके बाधाएं आएंगी, आपको इसमें मन में जो है रुकावट आएगी, आपको अंधकार दिखाई पड़ेगा। विचार शून्य होने के लिए तो गौतम बुद्ध को तपस्या करनी पड़ गई थी। हम विचार शून्य होते ही नहीं है। हर फूल के साथ कांटा है, तो तुम कांटा को देख के बोल रहे कितना चुभने वाला भगवान ने बना दिया। बेटा वहां पे फूल भी है, बहुत खूबसूरत है। 4 साल 5 साल 6 साल यूपीएससी की तैयारी में लगाते हैं, और वो युवा जो अपने जीवन में और बहुत अनेक कार्य कर सकता था, वो नकारात्मकता का शिकार होता है बार बार जब सफल नहीं हो पाता है। भाई आईएएस बनना देश की सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन और भी अनेक माध्यम है जिसके नारायण मूर्ति जो है वो आईएएस नहीं है, लेकिन नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस बनाई तो क्या वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने नहीं किया। मोबाइल हो या तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम भी हो, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ट्रैप है। जब आप हजारों लाखों छात्र एक ही पैटर्न पर एक ही चीज करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग एक साथ सफल कैसे होंगे। सफल होने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ये जो मोबाइल है या ये जो क्लासरूम का जो पूरा कोचिंग सिस्टम वगैरह है, इसको मैं एक ट्रैप के रूप में देखता हूँ, और इस ट्रैप में फंस करके बच्चे जो हैं वो फोटोकॉपी बन रहे हैं। जो हमारा नौजवान है वो इंटरनेट पर किस तरह से अपना समय जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है वहां पर। वो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बगल में बैठे हुए हैं सीनेट कॉलेज के को-फाउंडर और एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नीरज अग्रवाल। तो तालियां बजाइए डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी के लिए। और सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपके सम्मान में 2 पंक्तियां कहूं कि क्या सत्य है क्या झूठ है यह सब बतलाते हैं आप, क्या सरल है क्या कठिन है यह भी समझाते हैं आप, और जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो राहों को सरल बनाते हैं आप। बहुत स्वागत है मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, और शिक्षक का काम ही होता है कि वो छात्र की उलझन को दूर करे जी, या छात्र को इतना सक्षम बनाए कि वो अपनी राह खुद से प्रशस्त कर सके। जैसे बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था अपदीपो भव। तो शिक्षक का तो कार्य यही है कि वो छात्र को वो राह दिखा दे या उसको इतना सबल बना दे कि वो अपनी राह खुद से चुनाव कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर, करियर एंड काउंसलिंग आज का विषय है, चर्चा का विषय है इस सत्र में। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से एक जलता हुआ दीपक बोलकर नहीं प्रकाश फैलाकर अपना परिचय देता है, ठीक उसी तरह से आपने भी हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवार कर यह साबित किया है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और संघर्ष कितना जरूरी है, क्योंकि सफलता किस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है, मेहनत किया है, जहां तक मुझे पता है। मैं यहाँ पर मेरी आवाज़ अगर, अच्छा मेरा एक छात्र भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी, इसके बारे में मैं जरूर आज चर्चा करूँगा क्योंकि मुझे अभी दिखाई पड़ गया, इत्तेफाक की बात है। हंस भी रहे हो, स्माइल कर रहे हैं। हाँ। तो मेरी आवाज़ अगर पुस्तक मेले में युवाओं तक पहुँच रही हो तो मैं उन्हें दो मैसेज जरूर देना चाहूँगा आज इस संवाद की शुरुआत में, कि जीवन में, छात्र जीवन में अगर किसी 2 प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, किसी 2 साथ की उनको आवश्यकता होती है उनके जीवन में निर्माण की, कोई 2 प्रक्रिया जो उनको बहुत मदद कर सकती है। पहला, किताबें, और ये किताबों की दुनिया सजी है। ये किताबों की दुनिया सजी है, बहुत सुंदर ये आयोजन साल दर साल पटना की धरती पर सीआरडी के द्वारा किया जाता है। मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा और उन्हें उनका मैं अभिनंदन करूंगा कि पटना की धरती को वाइब्रेंट बनाने के लिए, गुलजार करने के लिए इस तरह का पुस्तकों का ये आयोजन, मेला, ये शहर की खुशबू को बढ़ाता है। तो पटना पुस्तक मेला जहाँ किताबों की खुशबू आज फैल रही है, और आपके जीवन में आपके विचार, आपका जो कुछ भी आप अपने जीवन में बनते हो वो उन किताबों के आधार पर बनते हो जो किताबें आप पढ़ते हैं।
और लोग अपने पूरे जीवन का जो संचयित ज्ञान होता है वो किताबों में लिख के दे देते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ें और आपको अपने जीवन में जो अनुभव नहीं मिले हैं उनका भी आप ज्ञान ले सके, अनुसरण कर सके। दूसरा, यदि आप अच्छे सेमिनार सुनते हैं, अच्छे वक्ताओं को सुनते हैं, यदि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, यही तो माध्यम है ज्ञान हासिल करने का। अन्यथा जो क्लासरूम पद्धति है वो तो हर कोई छात्र क्लासरूम में जा रहा है, चाहे वो स्कूल में जाता हो, कॉलेज में जाता हो, कोचिंग में जाता हो, परीक्षा की तैयारी वो करता है, परीक्षा के लिए वो पढ़ता है। लेकिन ये जो किताबों की दुनिया है ये परीक्षाओं के इतर किताबें हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में गढ़ती है। और वो अनुभव जो आपको किताबों में मिलता है वही अनुभव अगर आपको एक अच्छे सेमिनार में जाते हैं, एक अच्छे किसी वर्कशॉप में जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जिनकी बातें आपको कई जीवन में काम आ जाए, तो वही सेम लाभ आपको उनको सुनने से भी मिलता है। तो मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे युवा साथी हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन पटना पुस्तक मेला के द्वारा युवाओं के लिए किया गया है। तो जो भी युवा छात्रगण हैं या जो अपने करियर को बनाने को लेकर के हैं या जिनके मन में इस तरह की उलझन है कि आने वाले 5 वर्षों में मुझे क्या करना उचित होगा, किस क्षेत्र में जाना होगा, मैंने कहा था कि मैं अपने छात्र के बात भी करूंगा क्योंकि मैंने उसको देख लिया और बड़ा प्रिय छात्र रहा है मुझे। अपने जीवन के एक पड़ाव पर इसको मैंने बिल्कुल उलझावा देखा, बिल्कुल उलझावा देखा था। तो आशीष ये पटना सिटी में रहता है और जो लोग यहाँ पटना सिटी को जानते होंगे वो जानते होंगे पटना सिटी में एक बहुत प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर का नाम है तिलेश्वर नाथ मंदिर। बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है। नाम सुना है मैंने। मतलब वहाँ की किंवदंती है कि वहाँ हर साल बाबा के शिवलिंग में एक तिल बढ़ जाता है और कहते हैं कि बाबा का शिवलिंग धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो ऐसा लोगों की आस्था है, विश्वास है, बहुत सिद्ध मंदिर माना गया है। तो ये उसी मंदिर परिवार से है, वही मंदिर में ही इनका घर है, उसी छोटे से मंदिर में घर है और वहाँ ये रहते हैं। तो ये बच्चा जब मुझसे मिला था और मेरे यहाँ पढ़ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये पटना सिटी का है और ये बहुत उलझन में था और ऐसे उलझन में था कि ये पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था और ये नाम कटवाने के लिए मेरे पास आया था कि मुझे अपना नाम कटवाना है। अच्छा, हाँ, ये इसकी कहानी है। और ऐसे ही उलझन में बहुत सारे युवाओं को मैं समझता हूँ कि जो कि इस मेले प्रांगण में यहाँ पर अभी भ्रमण कर रहे हैं वो लोग होंगे और ये नेचुरल है क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि क्या करें, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ऐसी घनघोर उलझन से गुजर रहा था और इसने सोचा कि ये पढ़ाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने इस वक्त उसको बोला कि तुझे को पढ़ाई करनी है और तुमको क्लासेस सब करने का जिम्मा मैं देता हूँ और तुमको नहीं समझ में आएगा उसका जिम्मा मैं लेता हूँ और तुमको एक चीज खाली इंश्योर करना है कि 1 महीना तुम अभी पूरा क्लास करोगे। इसने मेरी बात मानी। आज ये कहाँ पर है, अगर माइक उससे तक जा सके तो हाँ माइक आशीष तक, क्योंकि मुझे दिख गया ये इत्तेफाक की बात है। तुमको पता था क्या कि हम आने वाले हैं? नहीं सर, अभी पता था। तुम मेरा आवाज सुना होगा तो आ गया। हाँ चलो, तो आशीष तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ एक बार। सबसे पहले मैम और आपको प्रणाम, नमस्ते। जितना सर ने बताया सब कुछ सही है। मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में था कि परस्यू करने के लायक नहीं था। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घट गई थी जो मुझे रोक रही थी कि आगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा समय कहीं और जाने वाला था। बट सर के मार्गदर्शन के कारण आज मैं एक्सेंचर एक कंपनी है IT, वहाँ पे मैं अभी पदस्थापित हूँ एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर के पद पे और लाइफ अभी अच्छा चल रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि अपने गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज इसने अपने पूरे परिवार की जो मतलब कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसको बदल दिया है। बहुत अच्छे आकर्षक पैकेज पर ये कार्य कर रहा है। मैं अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप सर से पूछ सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। I have to take the motivation from you. I'm a depressed child. And I am just as an adolescent age. As an adolescent, I am asking a question. That is behalf of my all fraternity, student fraternity from JNU. Okay. So I just want to ask. I am a depressed child. I have a proper reclivity to English.
proper reclining. My dear student, I am sorry to interrupt you, but then again and again you are saying that you are depressed. It is such a beautiful winter afternoon. There is no reason to be depressed. But let him come over here. Please, आप अगर मंच पे आ जाओ बच्चे. मैम आप उनको एक बार आने दीजिए मंच पर इधर. हाँ हाँ हाँ. No, please. There is no point in being depressed at this age. अभी से after 20 years, if life actually troubles you and you face depression and you don't find a way, then also there are solutions and there are remedies. There is no point in being depressed. At some point of time, you feel low and depression is there in your life. There is no denying about it. Everybody has to face such situations. But at this juncture, when you are at such a tender age and this is the golden phase of your life, अगर युवावस्था के इस सुनहरे दौर में अपने जीवन के तुम्हारे अंदर ऊर्जाओं का तो अभी सबसे ज्यादा संचार हो रहा है. हम लोग तुमसे 20 साल या अधिक बड़े होंगे. हाँ तो my petty question is only that. My petty question, I request you, I ask you, my petty question is only that: is your institution as a behalf of your directorship, your institution does provide any rehab facility to depressed students who are in this age having faced the flummox and you may understand that is nonsensical behavior. I am victim of that. I am victim of that. I am suffering from that. So I urge from all the mental students that your institution provide a better rehab facility. आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. कृपया बैठ जाइए. Listen, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? What's your name? Your name? My name is Akash Singh. आकाश. आकाश, ये इस दुनिया में you prefer me to answer in English or you would comfortable in Hindi also? Okay. हाँ. सर अगर आप हिंदी में बोले तो सब लोग समझ पाएंगे. देखो बेटा एक बात समझो आकाश, इस दुनिया में जो एक आकलन किया गया, रिसर्च किया गया, 95%, 95% लोग किसी न किसी मानसिक बाधा से ग्रसित है. 95%. अब मैं ये क्यों कहूं कि मैं उस 95% में नहीं आता हूं? हो सकता है किसी न किसी तरह की मानसिक बाधा मेरे साथ भी जीवन में हुई होगी, आपके साथ भी हुई है. हर किसी के साथ कभी ना कभी ये मन भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि इसमें आपके बाधाएं आएंगी, आपको इसमें मन में जो है रुकावट आएगी, आपको अंधकार दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा कि कुछ करने का मतलब नहीं है, जीने का मतलब नहीं है. ऐसा आपके मन में कई बार विचार, नकारात्मक विचार आएंगे ही आएंगे. वो हिंदी फिल्मों में देखते हो ना, वहां पर दुख भरे गीत भी बहुत होते हैं, गम भरे गीत, दुख भरे गीत. हाँ, आप मैम बता रही थी कि रेडियो में है या दूरदर्शन में है, तो वहां पर गम भरे गीत भी बजते हैं. तुम अपना रेडियो स्टेशन कौन सा सुनना चाहते हो? तुम अपना, वो कहते ना, फलाना रेडियो सुनने वाले हरदम खुश, तो तुम हरदम खुश वाला स्टेशन अपने दिमाग में लगाना चाहते हो, सकारात्मक विचार लगाना चाहते हो कि तुम निगेटिव, क्योंकि ऊर्जा तो चारों तरफ है. वो कहते हैं ना कि रेडियो का फ्रीक्वेंसी तो हर जगह कैच कर रहा है, मोबाइल में टावर हर समय कैच कर रहा है, तो तुम्हारे ब्रेन में भी हर समय निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं. तुमको किस पे फोकस करना है? जिधर फोकस करोगे उधर का ही तुमको, मतलब तुम्हारे दिमाग में विचार. एक दिन में एक जो स्वस्थ पुरुष होता है या मतलब कोई व्यक्ति होता है, वो 85,000 विचार सोचता है, अलग अलग नोबल थॉट. 85,000. मैं अभी बोल रहा हूं, तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ ना कुछ थॉट आ रहा होगा. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे मन में विचार ना हो. विचार शून्य होने के लिए तो गौतम बुद्ध को तपस्या करनी पड़ गई थी. हम विचार शून्य होते ही नहीं है. अब कोई बोले कि मेरे मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो कोई विचार नहीं आ रहा है, ये भी अपने आप में क्या है? विचार है. एक विचार है. तो इसलिए तुमको ये सोचना पड़ेगा बेटा कि तुम जो नकारात्मकता पे फोकस अपना ला रहे हो, सबके जीवन में है. हर फूल के साथ कांटा है, तो तुम कांटा को देख के बोल रहे कितना चुभने वाला भगवान ने बना दिया. बेटा वहां पे फूल भी है, बहुत खूबसूरत है, खुशबू है, उसको भी देख लो. तुम्हारे जीवन में भी, तुम बताओ मुझे, तो तुम स्वस्थ दिख रहे हो, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो, और बिल्कुल तुम्हारे अंदर वो सारी संभावनाएं हैं
कि तुम इस राज्य को, अपने देश को और बिहार को और अपने घर को तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट करो और थोड़ा बेहतर बनाओ। इस धरती में आए हैं तो कुछ बेहतर बना के जाएंगे, ये सोच होनी चाहिए। आपकी बातें सुनकर देखिए स्माइल कर रहे हैं आकाश। नहीं, बिल्कुल ये सोच होनी चाहिए। जब आए हैं, जीवन मिला है और कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से मनुष्य जिएंगे, जीवन जिएंगे। आपके लिए बस एक लाइन बोलूंगी, पहले तो बी पॉजिटिव, और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता, क्योंकि पत्थर पर भी जब तक चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। सकारात्मक सोचे सब अच्छा होगा। ये मेरे लिए बड़ा अपने आप में एक नहीं, ये मेरे लिए बड़ा अपने आप में एक रिलेवेशन है कि सामने सामने मुझे यूथ दिख रहे हैं। और इसने सवाल जो पूछा उसका जवाब भी दूं। इसने पूछा कि जो बच्चे नकारात्मकता या डिप्रेशन या किसी तरह का मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, एकमात्र समाधान है, कोई गोली कोई दवाई काम नहीं आएगी, जी हल्का करना। कहते हैं ना, जो जी हल्का कर लो माने किसी से बात करो। ये लोनलीनेस जो है ना, ये नकारात्मकता का, ये जो जीवन में जो इस तरह की जो अंधकार दिख रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है। एक दोस्त अच्छा होना, अपने शिक्षक के साथ अगर तुम अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, अनुभव भी है और तुम्हारा हितैषी भी है। हो सकता है कई बार बच्चे माँ बाप से थोड़ी दूरी महसूस करते हैं, सारी बातें खुल के बता नहीं पाते हैं। मैं बच्चों को हमेशा प्रेरित करता हूं कि अपनी बातें रखो। मैं जो आशीष की बात कह रहा था, तो आशीष के मन में वही सब बातें थी। वो ऐसे फेज से गुजर रहा था कि स्वाभाविक रूप से वो नकारात्मक होगा ही होगा। इतने बुरे दौर से गुजर रहा था वो लड़का उस समय, लेकिन उसी दौर से निकल करके उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। उसके पूरे परिवार में दूर दूर तक सब लोग उसका नाम लेते हैं कि आज मैं पूरे पटना सिटी में कहता हूं कि वो लड़का इतना अच्छे से सफल हो पाया। और जो एक समय में पढ़ाई छोड़ने आया था, बिल्कुल नकारात्मक हो गया था। तो इसलिए जीवन में कभी कोई दी एंड एक ही बार होगा। ये ऐसा क्रिकेट है, हम क्रिकेट तुम लोग खेलता है, जानता है हाँ? उसमें क्या होता है कि आउट हो गए, विकेट गिर गया, अब पवेलियन जाइए। यहाँ पर तो हम कहते हैं 10 बार आउट होंगे फिर भी बैटिंग करेंगे, हम तो बैटिंग करते ही रहेंगे। समझ गए बात को? आउट कितनी बार भी हो जाए हम परेशान नहीं होते हैं। भगवान फिर बॉल देता है खेलने के लिए, हर बार मौका मिलता है खेलने के लिए। तो आखिरी आउट होंगे जब शमशान जाएंगे, उसके पहले खेलेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यही कंसेप्ट होना चाहिए। आखिरी बॉल तक खेलेंगे, आखिरी दिन तक खेलेंगे। जब भगवान मौका दे रहा है तो फिर हमको आउट होना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात की, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बात पे, आखिरी बॉल तक खेलेंगे। और सर, वैसे बच्चे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का सही समय क्या होना चाहिए और किस तरह की किताबों का चयन किया जाना चाहिए? देखिए, सिविल सर्विसेज सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, सॉट आफ्टर है। और सिविल सर्विसेज के लिए बिहार से विशेष रुझान रहा है, अच्छा परिणाम मिलता रहा है। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है और सिविल सर्विसेज के पैटर्न में अब सिर्फ आप ट्रेडिशनल जो कहते थे कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए या ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और सिविल सर्विसेज निकालना आसान होगा। आज आप देखिएगा जो ट्रेंड सिविल सर्विसेज में आप देखिएगा कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, जिनका मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं, ये सारे लोग भी सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं और अच्छा परिणाम हासिल कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर यह भी हुआ है कि जो हमारे हिंदी बेल्ट हम जो कहते हैं, काऊ बेल्ट कहते हैं या हिंदी बेल्ट कहते हैं, तो जो बिहार जैसा राज्य जहाँ पर हिंदी को लेकर के छात्र तैयारी करते हैं, इनके साथ धीरे धीरे जो है रिजल्ट जो है वो घट गया है नए पैटर्न में। और मैक्सिमम 5% का हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट आया और मिनिमम में लगभग 1.8% का रिजल्ट आया था। यानी कि अगर 1000 बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो 1000 बच्चों में से हम लोग 20 से लेकर के 50 बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम से अभी यूपीएससी में सफल हो पा रहे हैं। तो ये संख्या बहुत घट गई है और ऐसे में छात्र के लिए जरूरी है कि अगर इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है तो वो बच्चा जो कि भले ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हो, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, गांव से हो, लेकिन वो कंपटीशन के लिए अपनी अंग्रेजी को भी मजबूत करेगा और इंग्लिश मीडियम से भी जो चुनौती है उसका वो सामना करेगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि भुलावे में रहने से फायदा नहीं है। डेटा देखिए, डेटा बता रहा है कि 5% मैक्सिमम सिलेक्शन हिंदी मीडियम का हो रहा है। तो तैयारी का जो माध्यम होना चाहिए, जो परीक्षा का माध्यम होना चाहिए, वो इंग्लिश को लेना चाहिए आज के समय में।
और बाकी तो जो जिसका जैसा पेपर है उसको उस हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं और उनके किताबें हैं, वो सब आजकल कोचिंग की भी बहुत व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1000 छात्र जो हैं वो सफल होंगे, अभ्यर्थी जो हैं वो सफल होंगे यूपीएससी की परीक्षा में। 800 कभी आता है रिजल्ट, कभी 900, कभी 1000 लोगों का रिजल्ट आता है। आईएएस में 100 के आसपास लोग होते हैं, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बहुत सारे पोजीशंस होंगे, सब मिलाकर के 1000 लोग सफल होंगे। लेकिन 6 लाख से अधिक लोग परीक्षा देते हैं और 8 से 10 लाख लोग तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपने बहुत ही होनहार टैलेंटेड यूथ को कुछ बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको हम चैनलाइज कर दे रहे हैं और बहुत बड़ा कोचिंग का एक सेगमेंट बन गया है, कारोबार बन गया है और लोग उत्साहित होकर के मुझे आईएएस बनना है, वो दिल्ली में और इलाहाबाद में और अन्य ठिकानों पर जाकर के वो अपने जीवन का 4 साल, 5 साल, 6 साल यूपीएससी की तैयारी में लगाते हैं। और वो युवा जो अपने जीवन में और बहुत अनेक कार्य कर सकता था, वो नकारात्मकता का शिकार होता है बार बार जब सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि कठिनाई उसकी योग्यता की नहीं है, कठिनाई इस बात की है कि आप 1000 लोगों को सफल बना सकते हैं और 6 लाख लोग जो है परीक्षा दे रहे हैं। तो ये एक हमने स्कैर्सिटी का जो बहुत बड़ा एक बाजार खड़ा कर दिया है कि आईआईटी में जाना है तो स्कैर्सिटी है, मेडिकल में जाना है तो स्कैर्सिटी है, और युवा जो है वो स्कैर्सिटी के जो कहते हैं ना चक्की में पिस रहा है कि उसके पास विकल्प कम है और भीड़ ज़्यादा है। और यही कारण है कि कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ, उनके अंदर बहुत संभावना है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सोच लिए, सपना देख लिए कि हमको लबासना जाना है, हमको यूपीएससी में आईएएस बनना है, भाई आईएएस बनना देश की सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन और भी अनेक माध्यम है जिसके नारायण मूर्ति जो है वो आईएएस नहीं है, लेकिन नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस बनाई तो क्या वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने नहीं किया? तो ऐसे से अनेक एग्जाम्पल होंगे कि आप आईएएस अगर ना भी बन पाए तो भी देश को मजबूत बनाने में आप अपना जो महती योगदान जो है दे सकते हैं। सर, आईआईटी मंडी के हाल ही में आए सर्वे के अनुसार लगभग 1/3 भारतीय छात्र स्टार्टअप संस्थापक बनना चाहते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप को शुरू करके उसे सफलता तक ले जाना भी बहुत आसान नहीं है। सफलता के लिए कुछ मूल मंत्र, मूल बातें जरूर बताएं, जितने भी युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है। आपने कहा कि स्टार्टअप आसान नहीं है, तो आसान कुछ भी नहीं है, और जिस काम में मन लग जाए वही काम आसान है जी। आप गायिका हैं, अगर मुझे गाने के लिए कह दिया जाएगा तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन चूंकि आपका मन लगता है गायने में, संगीत में, तो हो सकता है कि आपका मतलब आपको उसमें जरा भी कठिनाई महसूस ना हो, कठिन से कठिन दौर में भी आप गा सके। तो ये जो बच्चे यहाँ पर गांधी मैदान है, और गांधी मैदान में बच्चे रोज खेलने आते हैं, और यहाँ कोई कभी क्रिकेट खेलता है, कभी कुछ खेलता है, और धूप में, और अभी तो जाड़े का मौसम है लेकिन गर्मी की धूप में भी लोग खेलते हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई उनको बोले कि इतनी धूप में खेल रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, छोड़ दो बैटिंग, अपना बैटिंग हमको दे दो, कभी कोई देगा नहीं, खेलेंगे क्योंकि मन लग रहा है। तो जब आपका मन लग रहा है तो हर कुछ आसान है। आप में से भी किसी का कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम तपेश कुमार है और मैं मुंगेर जिले में रहता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, तो मैं सर को मैं पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। थोड़ा नजदीक रखिए। हाँ जी, सर को मैं पहले प्रणाम करना चाहता हूँ और आपको भी मेरा नमस्कार, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं कुछ बताना देना चाहता हूँ। सीमेज कॉलेज में मैं पहले 2012 में एडमिशन लेने का प्रयास किया था बीसीए कोर्स के लिए। उसमें मैं सर से मिला था, लेकिन सर को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। तो उस समय अनफॉर्चुनेटली मैं एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारण से, और मैं फिर से घर चला गया मुंगेर, और वहीं काफ़ी दिनों तक मैं रहा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। काफ़ी दिनों तक मैं 4 साल इंजीनियरिंग किया, 2014 से 2018 तक। और उसके बाद मुझे भी कोई समस्या हुई डिप्रेशन को लेकर, जैसे मेरे भाई ने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। तो उसको लेकर के मेरा भी एक सवाल है। श्री रतन टाटा सर ने एक बार 2016 या 17 में कहा था कि जो 80% युवा है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के लगभग
जो भी युवा होते हैं इस बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और जो है अपना पोटेंशियल देश को नहीं दे पाते हैं। तो इसमें मैं सहमत हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर जो तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है कि जो शिक्षण काल में स्टूडेंट होते हैं काफ़ी सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं। कभी कोई करियर को लेकर के, कोई अच्छा ठीक। आपका सवाल क्या है? वो समय कम है, बहुत सारे लोगों को पूछना है, तो प्लीज जो सवाल है वो पूछिए। जो रतन पासा सर ने बताया था कि मतलब 18 से 28 वर्ष के बीच का युवा जो है डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसका मुख्य कारण, आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेटा तुम्हारा सवाल बहुत सही है और मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है, मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी कहानी। और ये कहानी किसी और की नहीं है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की है। और तुम्हारी उम्र में जब अमिताभ थे, कॉलेज में थे, और अनेकानेक कारणों से वह भी परेशान थे, डिप्रेस थे, जो कह रहे हो तुम लोग डिप्रेशन, आकाश ने कहा, तुमने कहा। और तो उनके जीवन में बाधाएं आ रही थी, कठिनाइयां आ रही थी, और वो बहुत हताश, निराश, जो करना चाह रहे थे कर नहीं पा रहे थे और निराश हो रहे थे। अब वो मैंने कहा हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है, और निश्चित रूप से उनको लगा कि भाई मेरे संग जो हो रहा है उसके लिए मेरे अलावा और लोग दोषी हैं। जो लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में जो ऐसा गलत हो रहा है इसका दोष इनका है, उनका है, वो अपने पिताजी के पास गए। और हरिवंश राय बच्चन जी, सब लोग हम लोग बहुत मतलब उनकी कविताओं को पढ़ करके उनसे मुरीद होते हैं। तो बच्चन जी के पास जाकर के, हरिवंश जी के पास जाकर के अमिताभ बच्चन जो है अपना एंगर, जिस वक्त वो सिनेमा में नहीं आए थे, उनका कोई पहचान बना नहीं था, ये उस वक्त की बात है, तो उन्होंने अपना एंगर दिखाया, गुस्सा दिखाया, और लास्ट में उन्होंने कहा कि आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। ही वाज सो मतलब वो इतना अंदर से उद्वेलित थे और इतने वो गुस्से में थे। उन्होंने वो आखिरी बात बोली और भौचक्के रह गए हरिवंश राय जी, उनका चेहरा देखते रह गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये बात उनको शायद अंदर तक लगी कि बेटा आ करके बाप को बोल रहा है कि आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। और इसके बाद अमिताभ बच्चन अपने रूम में जा करके, हो सकता है सो गए। जब सुबह उठते हैं अमिताभ बच्चन, उनके बगल में एक पत्र रखा हुआ है, उस पत्र में कुछ पंक्तियां हैं। अमिताभ की पूरी कहानी सुनाते हैं कि मैंने उन पंक्तियों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि आखिर मैंने उन्हें पैदा क्यों किया। क्या बात है? जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि आखिर मैंने उसे पैदा क्यों किया। जिंदगी की और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तुम ही नहीं लीक धरना। मुझसे, मेरे पिता ने मुझसे पूछे बिना मुझे पैदा किया और उनके पिता ने उससे पूछे बिना उन्हें पैदा किया। तुम ही नहीं लीक धरना, अपने बेटों से उन्हें पूछ के पैदा करना। क्या बात है। तो ये हरिवंश राय जी का जवाब था। मुझे नहीं पता अभिषेक बच्चन क्या बोल पाएंगे, वो बोले कि नो आइडिया। तो ये परेशानियों को इस तरह से, ये सबके दौर में आने का है। बात वही है कि तुम अपना रेडियो कौन सा लगाना चाहते हो। निगेटिव वाला रेडियो स्टेशन भी आ रहा है। मेरे ऑफिस में एक कर्मचारी है, मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ पे अभी नहीं है, जितेंद्र नाम है, आशीष जितेंद्र को जान रहा है। तो जितेंद्र जो है उसकी शादी नहीं हुई थी और हम लोग जाते थे सेमिनार करने के लिए। बिहार के हर जिलों में मैं गया हूँ, लगभग 2012-14 की बात है, 12, 13, 14, उस समय में हर जिले में जाता था मैं और लोगों से सेमिनार करता था। आज भी मन करता है। पिछले वर्ष मैं बांका गया, अभी ज़्यादा जा नहीं पा रहा। तो जब जाते थे गाड़ी में तो उस समय मोबाइल से गाने बजाते थे गाड़ी में। तो वो जो जितेंद्र है वो गाना बजाता था, वो दम भरे गीत, दुख भरे नगमे। हम बोले इतना दुख वाला गीत बजाने का क्या जरूरत है। फिर बाद में उसका शादी ब्याह हो गया। अब तो तुम्हारे मोबाइल में तुम कौन सा गाना रखोगे तुम्हारा निर्णय है। वैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में तुम कौन सा विचार रखोगे ये तुम्हारा निर्णय है। समझ रहे हो? तो तुमको ये सोचना है ना कि तुम्हारे मस्तिष्क में विचार तुमको कौन सा रखना है। मुझे देखो, ये मैं देख रहा हूँ अंकल को और उनको देख के, उनकी खुशी को देख के मुझे लग रहा है कि ऐसे ही इनकी उम्र में मैं एंजॉय करूं, सेमिनार्स को अटेंड करूं और युवाओं को प्रेरित करूं। यही जीवन का आनंद है।
और इसी आनंद को लेने के लिए भगवान ने भेजा है। तो जब भगवान ने आनंद लेने भेजा है तो तुम काहे परेशान हो रहा है? भगवान तो भेजा है कि जाओ बेटा जीवन में आनंद लेकर के आओ। पॉइंट सर एक और है जो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम खुशबुर रहमान है, मैं कटिहार से हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे पता चला सर के बारे में कि सर काउंसलर भी हैं और ऑथर भी हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि टेक्नो फील्ड से आजकल यूपीएससी में ज़्यादा है कर, अक्सर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सक्सेस हो रहा है। ऐसे में बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं कर सकते, बट अभी जो इशू दिख रहा है कि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा नहीं, मोबाइल से रील और अदर चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और एजुकेशन में उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा। तो मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम में क्या ऑल्टरनेट लाना चाहिए जिससे लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें और उससे अपने लाइफ को बर्बाद कम करे। एजुकेशन जिस तरह से होता था उसी तरह से हो, यानी एजुकेशन ऑल्टरनेट, जो सोशल मीडिया अदर चीज में जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस तरह का टाइम वेस्ट ना हो, एकदम इफेक्टिव एंड अच्छी एजुकेशन भी मिल सके। मोबाइल तुम्हारे हाथ में पूरी दुनिया एक तुम्हारे मुट्ठी में दे दिया है, और तुमने कहा कि इसका प्रयोग जो है वो सकारात्मक रूप से भी हो सकता है। तुमने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था वही चले, जो मोबाइल बदल रहा है वो गलत हो रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? तुम मैकाले के एजुकेशन की बात कर रहे हो या उसके पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसकी बात कर रहे हो? एजुकेशन का आखिर उद्देश्य क्या है? इनका सवाल है कि जो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, मोबाइल से जो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। मोबाइल हो या तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम भी हो, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ट्रैप है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था, चक्रव्यूह एक ट्रैप था, और चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन उसको निकलना नहीं आता था। तो आज के युवा को, आज जब वो स्कूल कॉलेज में जा रहा है, उसको ये पहले से पता है कि उसके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वह अपने जीवन में जो अपेक्षित सफलता है सभी हासिल करने वाले नहीं है। जो कॉलेज में बच्चे हैं उनको पता है कि कितने % छात्र जो हैं उनको उनकी मनोकामना पूरी होगी और कहाँ कौन उसमें दिक्कत आने वाली है। तो आपको और उसके बावजूद आप वही सब कुछ कर रहे हो। मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर के बच्चों को जागृत करता हूँ कि बेटा फोटोकॉपी मत बनो। आज हर एक छात्र वही कर रहा है जो पूरे क्लास के सारे बच्चे कर रहे हैं। जब आप हजारों लाखों छात्र एक ही पैटर्न पर एक ही चीज करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग एक साथ सफल कैसे होंगे? सफल होने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और शिक्षा का, बेटा खत्म करने तो फिर तुम्हारी बात सुनता हूं मैं। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह तुम्हें सफल बनाना मात्र केवल नहीं है कि किसी परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण हो जाए, एक बेहतर इंसान बनाना, एक बेहतर तुम्हारा योगदान हो सके राष्ट्र के निर्माण में। इस हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा के लिए कि वो छात्र को सोचने के लिए तैयार करे, कि वो अच्छे से सोच सके, वो मौलिक विचारों के साथ, नए विचार के साथ दुनिया को समाधान दे सके। लेकिन आज सोचने को हतोत्साहित किया जाता है। आप अपने से कुछ मौलिक सोच करके नहीं ला सकते हैं। आपको मार्क्स तब मिलेगा जब आप वो आंसर लिखेंगे जो आंसर किताब में लिखा गया है। किताब के बाहर भी सोच सके। जो कुछ भी नया ज्ञान है वो किताब के बाहर है। जो कुछ किताब में छप गया वो पुराना ज्ञान है, और पुराने ज्ञान से केवल दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। नया तो नए ज्ञान से होगा। नया ज्ञान किताबों में अभी आया नहीं है, उसके लिए तो सोचना होगा। तो जैसे वो कहते हैं ना कि न्यूटन के सामने जब सेब गिरा तो सवाल आया, और फिर शिक्षा का काम ये था कि न्यूटन को वो ताकत दी कि वो अपने सवाल का उत्तर भी खुद से खोज सके। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम भी यही है कि वो छात्र को इतना जागरूक कर सके कि उसके मन में एक तो प्रश्न आए, और जो प्रश्न आए उसका वो उत्तर भी खोज सके। सारे उत्तर आपको शिक्षा और किताबें नहीं दे पाएंगी। और जब कोई छात्र उतना उद्वेलित हो जाए कि शिक्षकों से और किताबों से उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा हो और वो अपनी यात्रा पे निकल जाता है, तो वो विद्यार्थी है, वो सुधार्थी है, और तभी जाकर के वो समाज को कुछ नया योगदान दे पाता है। तो इसलिए ये जो मोबाइल है या ये जो क्लासरूम का जो पूरा कोचिंग सिस्टम वगैरह है, इसको मैं एक ट्रैप के रूप में देखता हूँ। और इस ट्रैप में फंस करके बच्चे जो हैं वो फोटोकॉपी बन रहे हैं। और ये जो मोबाइल का दुरुपयोग तुमने कहा, तुमने रील शब्द का प्रयोग किया, ये सब तुम्हारे समय का बर्बादी कर रहा है। तुमको मौलिक सोचने के लिए मौलिक अवधारणाओं को पढ़ना होगा,
तुमको उन लेखकों को पढ़ना होगा, उन किताबों को पढ़ना होगा जहां वो मौलिक बातें हो। जरूरी नहीं है कि उसका तुम्हारी परीक्षा से कोई नाता हो। तुम्हारी 10th की परीक्षा, 12th की परीक्षा, तुम अपने आप को उसमें सीमित कर ले रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो विचार शक्ति है वो बहुत सीमित हो जाता है। और जिस तरह के ये जो मैं कहता हूँ, जैसा भोजन हम करते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है, और जैसा मानसिक भोजन हम लेते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो मैं इस बात से बहुत पीड़ित होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारा नौजवान है, वो इंटरनेट पर किस तरह से अपना समय जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। वहाँ पर वो सही उपयोग जरूरी है उसका। समय, मैम आपको मैं बताऊँ, एक इनके यूथ हैं, कोई इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं। अब एक इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम सुपरस्टार है। कौन सा सुपरस्टार है पूरा नाम मुझे याद नहीं है, और उसके रील्स बड़े पॉपुलर होते हैं, बच्चे बहुत देखते हैं, और वो कई बार नाली में गिर करके लोटपोट कर रहा होता है। और उसको तो जो पीढ़ी नाली में लोटपोट करने वाले को अपना सुपरस्टार बना लेगी, उसका तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, कुछ तो मौलिक वहाँ पे कुछ बाधा गड़बड़ आ गई है। जो पीढ़ी उसके रील्स को देख रही है, अगर कोई लड़का मूंछ बड़ी है और वो साड़ी ब्लाउज पहन करके रील बनाता है, उस रील को 10 लाख लोग देख रहे हैं, मिलियंस में व्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रहा है। लोग अपना समय जो है वो जहाँ नहीं। एक सवाल है बिल्कुल सर, मेरा नाम वरुण प्रकाश है, मैं स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आपाधापी है, या उसकी मतलब कि फर्स्ट आने की या कॉलेज में एडमिशन लेने की, जो उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई मेडिकल के छात्र हैं या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जो हमारे सोशल स्टडीज और जियो पॉलिटिक्स या फिर हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब जो सामान्य ज्ञान है उससे पिछड़ते जा रहे हैं। मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि वहाँ कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस तरह मतलब कि आप क्या सोचते हैं, या हमारे सिलेबस में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की सिलेबस में सामान्य ज्ञान या सोशल स्टडीज शामिल होनी चाहिए नीट और इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम में? ये देखो, नीट का जो पैटर्न है वो मैं खड़े होकर बात कर सकता हूँ। जो नीट का जो पैटर्न है वो नीट के हिसाब से है। और मैं जब सेमिनार लेने जाता था और बच्चों से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है, तो कई बार बच्चे बोलते थे कि मुझे IIT में जाना है। मैं उनसे पूछता था IIT में क्या पढ़ाई होती है, तो बच्चा बोलता था कि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं। तो चूंकि वो IIT जाने की कोचिंग कर रहा था और वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा रहे थे, तो उसका भी ये मानना था कि वहाँ पर आगे IIT में भी वही पढ़ाई होती होगी, उससे जुड़े हुए विषय हैं। लेकिन हाँ, वो वहाँ पर किस तरह की इंजीनियरिंग होती है और उसमें किस तरह के जॉब होते हैं, किस तरह का करियर होता है, ये जागरूकता का अभाव है। और ये जागरूकता होनी चाहिए छात्रों के अंदर में। लेकिन मैं परीक्षा को और शिक्षा को मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल बनाने के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा जो है वो मौलिक होनी चाहिए, और उसमें हर तरह का ज्ञान, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साहित्य हो, वो सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है वो उसी से गढ़ेगा। और सिर्फ आप सामान्य ज्ञान और जीके पढ़ते रहोगे कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया, तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मेन प्रश्न यह होना चाहिए कि आखिर वास्को डी गामा इंडिया कैसे आया। उसके पहले कई नाविक आना चाहते थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। उसने क्या योजना बनाई, उसने किस तरह से अपना प्लान किया, ये पढ़ना, मतलब हमारा सारा फोकस जो है वो हाउ पर है, हाउ टू डू इट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कैसे ये अकाउंट्स करना है, कैसे ये बैलेंस शीट बनाना है, हर चीज में हाउ पढ़ाया जा रहा है। वाई का पढ़ाना, ये क्यों, ऐसे क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। ये आपको विश्लेषणात्मक बनाता है। और आज जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं का जिन्होंने निर्माण किया है, वो सिर्फ हाउ जान करके वहां नहीं पहुंचे हैं। आप चाहे इलॉन मस्क को देखेंगे, आप मार्क जकरबर्ग को देखेंगे, स्टीव जॉब्स को देखेंगे, या धीरूभाई अंबानी को देखेंगे, ये लोग हाउ वाले लोग नहीं थे, ये लोग वाई और वाई नॉट वाले लोग थे। तो आपको ये वाई और वाई नॉट को समझना होगा, जो आपकी किताबें आपको नहीं पढ़ा रही हैं। ये किताबें मतलब स्कूल की किताबों की मैं बात करूं, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों को चपरासी देने के लिए बनाई गई थी, और वही हम आज भी पढ़ रहे हैं। तो समय से काम करो, सब समय से, घंटी से सब काम करो, तो ये उसी हिसाब से बनाया गया। लेकिन आप सोचने पे क्यों करें, ये क्यों ना करें, ऐसा और क्यों ना करें, यहाँ पर ये क्या, मतलब ये किताब के बाहर जाना। मुझे हमेशा याद है जब मैं अपने टीचर से कुछ पूछता था तो टीचर मुझे बोलते थे, बैठ जाओ, माथा मत खाओ, 20 साल से पढ़ा रहे, यही तो तुम हमको नया चीज तुम पूछ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मेरा कहना है कि सर 20 साल में दुनिया बहुत
बदल जा रही है। हम कंप्यूटर सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ तो 20 साल छोड़िए, वहाँ तो हर 2-4 महीने में चीज़ें बदल जा रही है। तो अभी इंटरनेट आया था, तुम्हारे सामने आया होगा, तुम बहुत छोटे रहे होगे, हो सकता है तुम्हारे आने से पहले ही आ चुका होगा इंटरनेट। तो जब इंटरनेट आया था लोग समझते थे इंटरनेट मेल के लिए है, मेल भेजने के लिए है। आज इंटरनेट से क्या नहीं करते हो। किसान जो है वो अपना अनाज भी बेच लेता है, हम टैक्सी भी बुलाते हैं इंटरनेट से, सारा कुछ हम इंटरनेट से करते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन आया है, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो आपको बदलना होगा और नई चीज़ों को आपको समाहित करना होगा। तो जो बच्चों को इसका विकल्प देना होगा कि वो अपने रुझान का, अपनी रुचि के विषयों को चुन सके और अपने आप को ये दायरे जो सीमित कर दिया हम लोगों ने, IAS बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इसके बाद तो माँ बाप जल्दी कुछ बोलते ही नहीं है। इस 3 में ही बिहार के 70% घरों के बच्चों का भविष्य जो है फिक्स कर दिया जाता है, या तो IAS बन के आओ बेटा, या तो इंजीनियर बन जाओ IT में, या डॉक्टर बन जाओ। भाई उसके अंदर और अनेक चीज करने की क्षमता है, तो वो विकल्प उनको मिलना चाहिए। तो मैं इसी आखिरी मैसेज को देना चाहूंगा बच्चों को और युवाओं को कि आपको जिस कार्य में मन लगता है, जिधर आपका रुझान है, जिधर आपको मजा आता है, वही कार्य करो। और दुनिया में हर कार्य की आवश्यकता है, हर किसी की मांग है, और जिसमें मजा आता है उसमें मेहनत महसूस नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर।